नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए एक ऐसी कंप्लीट मैराथन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी को मात्र एक वीडियो में खत्म करूंगा। यह वीडियो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है और आपका कंप्लीट रिवीजन भी एकमात्र वीडियो से होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में तीनों क्लास की एनसीईआरटी को खत्म किया गया है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? आपसे पूछा है समवर्ती सूची के मामले में कौन कार्य करता है? राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम वेतन अधिनियम निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। नियोजनकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है, संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, जो कि न्यूनतम वेतन अधिनियम की यहाँ पर परिभाषा दी गई है। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा ही परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से तात्पर्य क्या है? उत्पादों की ब्रांडिंग करने से मतलब होता है बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन इसका 3 वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है संवैधानिक उपचार के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से या जीवन के अधिकार से? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जीवन के अधिकार से अनुच्छेद 21 का संबंध है। आपको पता होना चाहिए, जहां से परीक्षा में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, अनुच्छेद 21 जो कि जीवन के अधिकार से संबंधित है। इसमें हवा का भी अधिकार जोड़ा गया है, पानी वाला भी अधिकार जोड़ा गया है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सभी व्यक्तियों के लिए पानी और हवा उपलब्ध है, वो भी अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन के अधिकार में बताया गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए संवैधानिक उपचार के अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया जाता है। 32 में है ना, इसका उल्लेख 32 में किया जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार आपके अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आपके बताए जाते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में आता है ना, 14 से 18 के बीच में आता है। और एक बात याद रखना, 39A में क्या है, इसमें कानूनी सहायता, जैसे कोई व्यक्ति है जो वकील नहीं रख सकता है, वो वकील रखने का प्रावधान 39A में आता है, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और एक बात याद रखना, अनुच्छेद 15 के बारे में जो क्या बताता है, कोई भी व्यक्ति किसी जाति, वर्ग या नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 है ना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर आपको मैंने बताया डी यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? यह क्वेश्चन आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, क्योंकि हमेशा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो 2005 का जो अधिनियम कहता है, क्या कहता है, तो पुत्रों, पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 है ना, तो यह अधिनियम क्या बताता है, अगर किसी पत्नी के पति की डेथ यानी कि मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति पर उस पत्नी का हिस्सा होगा। पत्नी के जो पुत्र होंगे या एक से अधिक पुत्र होंगे या पुत्री होगी यानी कि बेटियां होंगी, तो उन मतलब कि इन तीनों का हिस्सा होने वाला है पारिवारिक संपत्ति में। तो यही बताता है 2005 का, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को फटाक से आप लोग लाइक कर दें। और इस वीडियो का टारगेट यहाँ पर मैंने रखा है 1000 कमेंट का, है ना। 1000 कमेंट भी आप लोग इस वीडियो में पूरे कर सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल कर देना, आप लोग एक एक कमेंट करोगे तो 1000 कमेंट इस वीडियो में पूरे हो जाएंगे।
चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अप्रस्तुतता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होता है? तो अप्रस्तुतता का उन्मूलन किसमें किया गया है? ये आपके अनुच्छेद 17 में किया गया है। अप्रस्तुतता का उन्मूलन किया गया है अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 15 मैंने आपको बताया नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, है ना, लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति वर्ग से भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15 यह कहता है। अनुच्छेद 21 के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 28 जो कि धार्मिक से संबंधित एक अधिकार है आपका, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन, संरचना और व्यापार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उससे उत्पीड़ित और शोषित करता है, कहलाती है। एग्जाम में एक से अधिक बार यह क्वेश्चन पूछा गया। उसको दोस्तों बोलते हैं पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक में ना जो पुरुष वर्ग होता है ना, पुरुष लोग होते हैं वो प्रधान होते हैं ना, प्रधान होते हैं। मतलब कि सर्वे सर्वा यहाँ पर पुरुष को ही माना जाता है। महिलाओं को यहाँ पर नीचा दिखाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है ना, उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको शोषित किया जाता है, उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है। तो वही दोस्तों पितृसत्तात्मक समाज कहलाता है। क्या कहलाता है? संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़ित करता है, शोषित करता है, तो वो पितृसत्तात्मकता। क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित दो कथन पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं, सही दिया गया है यहाँ पर, है ना। तो दोनों आपके यहाँ पर कैसे दिए गए हैं? दोनों यहाँ पर कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं। ये बात यहाँ पर सही हो जाएंगी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा अनुसूचित जनजातियों को स्वीकारता है। किसको? अनुसूचित जनजातियों को स्वीकारता है। आगे क्वेश्चन कहता है भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब आपको यहाँ पर लोकतंत्र के बारे में गलत वाला बताना है। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, बिल्कुल सही कहा गया है। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, जो कि गलत है। भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था ना, यह 1951 और 52 के बीच में हुआ था, ना कि 1950 में हुआ था। तो यहाँ पर दूसरा गलत है, पहला सही है। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, सही है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, सही है। आपको गलत वाला बताना है, तो गलत आपका यहाँ पर बी वाला दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर माना जाएगा, जो कि पूरी तरह से गलत दिया गया है। गलत ही आपको ढूंढना था। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल निभाते हैं। देश और संचार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में, वस्तुओं का विज्ञापन करने में, ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सकें। क्रिकेट के आयोजनों का प्रसारण करना ताकि लोग घर बैठे इसे देख सकें। विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की चीज़ें प्रस्तुत करते हैं। तो महत्वपूर्ण भूमिका आपसे पूछिए ना, लोकतंत्र में संचार माध्यम क्या करता है? तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पे चर्चा, है ना। पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग, जेंडर, रूढ़िवाद धारणा को चुनौती देता है? हमेशा मेरी बात याद रखना आप लोग। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, वो किससे दिखे मिलेगा? रूढ़िवाद धारणा से। या तो इसकी परिभाषा पूछी जाएगी या इस टाइप के आपको उदाहरण दिए जाएंगे, उसमें बताना पड़ेगा कि रूढ़िवाद धारणा कौन सी है या कौन इसको चुनौती देता है, ठीक है ना।
3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। पेडागोजी में भी पूछे जाएंगे और सिंपल तौर से भी एग्जाम में बन सकते हैं। तो रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है? व्यक्ति को नीचा दिखाती, भेदभाव उत्पन्न कराती है। किसी व्यक्ति को एक ही खांचे में जड़ देना ही क्या कहलाता है? रूढ़िबद्ध धारणा कहलाता। मैंने आपको कई बार बताया है। तो चुनौती वाला आपको कथन बताना है। महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, ये तो आपकी रूढ़िबद्ध धारणा है, ना कि चुनौती देता है। महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, ये आपका कैसा है? रूढ़िबद्ध धारणा है। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं रोने वाली होती हैं, महिलाएं कोमल होती हैं, महिलाएं मृदु होती हैं, महिलाओं की जो बोली होती है वो मीठी होती है। ये क्या है? ये सारी की सारी आपकी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं महिलाओं के प्रति, ठीक है ना। ये भी धारणा हो जाएगी, पहली वाली भी धारणा हो जाएगी। चुनौती वाला कथन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, जो कि चुनौती देता है कि महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, जो कि रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। और रूढ़िबद्ध धारणा कहती है कि महिलाएं अच्छा वाहन चालक नहीं होती, महिलाएं वाहन को नहीं अच्छा तरीके से चला पाती हैं, जो कि एक रूढ़िबद्ध धारणा है। परंतु यहाँ पर कहा गया महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, ये उसको चुनौती वाला यहाँ पर उदाहरण है। तो राइट आंसर बी यहाँ पर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। तो जो दलित समाज की जो बेटियां होती हैं ना, और आदि समाज की जो बेटियां होती ना, वो स्कूल अधिक से अधिक छोड़ती हैं, उनकी दर अधिक होती है। आखिर वे बच्चियां स्कूल को क्यों छोड़ती हैं? आपको बताना है। उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण, लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण, शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण लड़कियों लोग जो है ना, आदिवासी और दलित समाज की, वो सबसे ज्यादा स्कूल छोड़ते हैं। किस कारण से? गरीब होने के कारण और सामाजिक भेदभाव होने के कारण। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की, है ना। दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट सिस्टम, पुटिंग आउट सिस्टम प्रणाली। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल इसको नोट कर लेना अपनी डायरी में या नोटबुक में, है ना। तो यह क्वेश्चन एकदम सदाबहार कह लो, है ना। तो यह क्वेश्चन हमेशा दोस्तों पूछा गया है, हमेशा पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको हमेशा ही बताया है, बता करके मैं इस क्वेश्चन को थक चुका हूँ। तो दादन व्यवस्था दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से 3 लोग, मतलब कि 2 लोग होते हैं। एक तो व्यापारी होता है, दूसरा बुनकर होता है जो सामान को बनाता है। तो दादन व्यवस्था में क्या होता है दोस्तों? जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है, जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है, किस्तों में नहीं, गलत है, जहां व्यापारी श्रमिक पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम, ये भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। व्यापारी जो होता है वो कच्चे माल को सबसे पहले उस व्यक्ति को देता है या बुनकर को देता है जो उस माल को तैयार कर सके, और उस बुनकर या व्यक्ति को ना कम पैसों से वापस उस सामान को खरीद लेता है। वही आपका दादन व्यवस्था या पुटिंग आउट सिस्टम कहलाता है। यहाँ पर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या कहा था? इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक कर दो। आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? वीडियो देखते टाइम, वीडियो तो आप लोग पूरा देख लेते हो, है ना, देख ले तो ना, आप ही का तो फायदा इसमें होता है, मेरा क्या फायदा होता है ना। तो आपको यहाँ पर हर वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, अंत समय तक प्रोवाइड कराता रहूंगा, है ना। संपूर्ण NCERT को निचोड़ के आपके सामने रख दूंगा, ये मेरा विश्वास है, ठीक है ना। सभी प्रकार की वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लेना। तो इस वीडियो को लाइक तो आप लोग सभी लोग कर ही दो ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी 1000 पूरे करने ही पड़ेंगे आपको, है ना। सभी लोग मिल करके एक कमेंट करोगे ना, 1000 व्यक्ति, तो 1000 कमेंट इस वीडियो में यहाँ पर हो जाएंगे। आप लोग ना, जैसे आप लोग 8 से 9000 व्यक्ति है ना, वो इस वीडियो को 8-10 हजार व्यक्ति देख लेते हैं, परंतु कमेंट नहीं करते हैं। तो कमेंट आप लोग एक कर देना, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है ना। तो बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 की, भारत में अपील प्रणाली या पुनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मतलब है, अगर व्यक्ति निचली अदालत से संतुष्ट है तो वो आपके कहां पर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। इसका एक क्रम आपको बताता हूँ, क्रम भी एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले वो सत्र न्यायालय में जाता है, सत्र के बाद वो जो क्या होता है
आपका हाई कोर्ट है ना, उसको क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय में जाता है। उसके बाद व्यक्ति सर्वोच्च सर्वोच्च ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। तो व्यक्ति अगर निचली अदालत से संतुष्ट नहीं है तो वो सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकता है। वही अपील प्रणाली या पौनर्वादिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो उस हिसाब से राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है परीक्षा में, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी यानी कि सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है। यह क्वेश्चन भी आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, क्योंकि हमेशा ही एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में इस प्रकार के दो टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक तो दीवानी यानी कि सिविल, दूसरा मिलेगा आपको फौजदारी, है ना। दो प्रकार के कानून आपको पता ही होंगे, फौजदारी और दीवानी। फौजदारी में अपराध वाले मामले आते हैं, है ना, क्राइम वाले मामले आते हैं, जैसे रेप करना, मर्डर करना, है ना, हत्याएं करना, है ना, ठीक है ना। वो वाली आपकी किस में आती हैं, वो आपकी आती है फौजदारी यानी कि आपराधिक, जो अपराध वाले मामले होते हैं। और जो दीवानी होते हैं ना, इसमें कोई अपराध नहीं होता, जैसे भूमि बेचना, तलाक देना, डिवोर्स देना, है ना। तो ये आपके दीवानी यानी कि सिविल लॉ के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछा सिविल कानून के दायरे में नहीं वाला आपको बताना है। बच्चों को रखने का दावा करना, ये जमीन को बेचने से संबंधित विवाद, दहेज के लिए महिला को परेशान करना, तलाक का केस फाइल करना। तो ठीक है ना, दीवानी से नहीं वाला आपको बताना है, यानी कि गलत वाला आपको बताना है। तलाक का केस ये भी आपके दीवानी में ही आता है। दहेज के लिए महिला को परेशान करना ये एक अपराध है। दहेज वाला एक अपराध होता है ना, दहेज प्रथा क्या होती है, एक अपराध होती है, यानी कि यह आपका फौजदारी में आएगा, है ना, फौजदारी में आएगा। आपको नहीं वाला बताना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। बच्चों को रखने का दावा करना ये भी सिविल में आएगा। जमीन बिक्री वाला विवाद ये भी आपका सिविल यानी कि दीवानी में आएगा। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर दोनों प्रकार के कानून के बारे में बता दिया, फौजदारी और दीवानी। फौजदारी अपराध वाले मामलों से संबंधित है, दीवानी अपराध इसमें नहीं होते हैं, जैसे बच्चों का दावा करना, तलाक देना, जमीन बेचने से संबंधित विवाद। ठीक है ना, राइट आंसर आपका यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को उपलब्ध कराए। तो वह अपने नागरिकों को क्या उपलब्ध करा सकता है, कानूनी सहायता उपलब्ध करा सकता है, सरकारी वकील रखने का प्रावधान भी इसी में ही किया गया है। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, राइट आंसर बी यहाँ पर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक तो न्यायपालिका को माना जाता है। संसद क्या करती है, संसद के पास में सबसे ज्यादा पावर होती है। कानून कौन बनाती है, कानून निर्माण कौन करती है, संसद इसका निर्माण करती है, कार्यपालिका इसको लागू करती है। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राइट आंसर पहला वाला यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के संशोधन निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, क्या बताया था इस क्वेश्चन का राइट आंसर, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित DK बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है। तो है DK दिशा, जो DK बासु के दिशा निर्देश हैं, क्या ये कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़ना को रोकने से है, या आपका स्कूलों में बच्चों का यौन अपराधों से बचाना, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या रोके जाने या पूछताछ करने से विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग लाए जाने के तरीके, चुनाव से संबंधित। राइट आंसर आपका होगा सी वाला, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या रोके रखने या उससे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों का प्रयोग करने के तरीके, जो कि DK दिशा निर्देश बासु मतलब DK बासु दिशा निर्देश से संबंधित है। आपका यहाँ पर थर्ड वाला यानी कि सी वाला राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। कानून कौन बनाती है दोस्तों, कानून बनाती है संसद। पारित कौन करती है, पारित करती है कार्यपालिका। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए संसद के पास
बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, कानून इसी के हाथ में होता है बनाने का, है ना। और संसद नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसके पास पावर अधिक होती है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है जनहित याचिका पिल द्वारा आई है, मतलब कि पिल द्वारा क्या आई है? न्यायिक सक्रियता में गिरावट, सरकारी कामकाज में बाधा, न्याय मिलने में बढ़त, न्याय मिलने में बाधा। तो न्याय मिलने में बढ़त आई है ना, न्याय सबको मिलने लगा है। जनहित याचिका यानी कि पिल दायर करने से न्याय मिलने में बढ़त आई है। आगे क्वेश्चन कहता है संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तारी व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है? कौन सा यहाँ पर नहीं दिया गया है आपको बताना है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार, गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। आपको यहाँ पर में नहीं वाला बताना है मौलिक अधिकार, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर दोस्तों गिरफ्तारी के दौरान हिरासत या दुर्व्यवहार ये बचने का अधिकार है, कारण पूछने का भी अधिकार है, और पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान मतलब कि एक पक्ष के जो बयान है उसके आधार पर आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि मौलिक अधिकार में नहीं दिया गया है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार में क्या क्या प्रावधान किया गया है? गिरफ्तारी के 24 घंटे भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार भी है, और हिरासत दुर्व्यवहार से बचने का भी अधिकार है, ठीक है ना। किस कारण से की जा रही है गिरफ्तारी ये पूछने का भी अधिकार है या जानने का भी अधिकार है, परंतु बी वाला इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा, आपको नहीं वाला यहाँ पर बताना था। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? वो जिला के जज के द्वारा मतलब कि जिला से असंतुष्ट है, जिला के बाद वो कहाँ पर जाएगा? तो वो जाएगा आपका उच्च न्यायालय में, है ना, उच्च न्यायालय में। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए, यानी कि आपको अलग वाला पहचानना है। शक्तियों का पृथक्करण, एक बार नियुक्त होने के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। तो न्यायाधीशों का सेवा काल कैसा होता है? निश्चित होता है। आपको भिन्न वाला बताना है। शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है ना, शक्तियों का पृथक्करण। एक बात आपको यहाँ पर पता हुई होगी, ये भी न्यायाधीश से संबंधित है, ये भी न्यायाधीश से संबंधित है, ये भी न्यायाधीश से संबंधित है, ये यहाँ पर आपका न्यायाधीश से संबंधित नहीं है। तो सबसे अलग कौन सा होगा? तो पहला वाला यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है संविधान की प्रस्तावना में समानता का उल्लेख है। वेतन की समानता, संपत्ति की समानता, रोजगार की समानता, प्रतिष्ठा की समानता। तो प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, पुलिस तहकीकात के आधार पर। सबूतों के आधार पर, किसके आधार पर? सबूतों के आधार पर न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय लेता है या देता है। आगे क्वेश्चन 28 कहता है भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून जिनके तहत यह अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं वहाँ होना चाहिए, वहाँ शिशु सदन होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? शिशु सदन होना चाहिए। सैनिटरी पैड निकालने वाली मशीन नहीं, ना ही ये कुछ भी। तो सबसे उपयुक्त यहाँ पर आपका शिशु सदन, ठीक है ना, शिशु सदन जहाँ पर बच्चे रह सकें। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बार देखने को मिला है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना। रोजगार जहाँ महिलाएं 30 से अधिक हों तो वो अपने बच्चों को कहाँ पर रखेंगी? तो शिशु सदन में रखेंगे, इसलिए शिशु सदन होना अनिवार्य है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ना राज्य ना धर्म एक दूसरे के मामलों में दखल दे सकते हैं। पहला यहाँ पर गलत दिया गया है। राज्य धार्मिक मामलों में अपना हस्तक्षेप कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। भारतीय राज्य को धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखना चाहिए, ये सही यहाँ पर दिया गया है। राज्य समुदायों के निजी पर्सनल कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये कर सकता है। क्या कर सकता है? हस्तक्षेप कर सकता है। यहाँ पर लिखा नहीं कर सकता है, इसलिए सी यहाँ पर गलत है। राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व स्थापित ना करें, ये यहाँ पर सही है। तो कौन कौन सा सही है? बी और डी। बी डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था? मुस्लिम समुदाय। कौन सा समुदाय? मुस्लिम समुदाय के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए आर सच्चर यानी कि राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा मुस्लिम समिति का गठन किया गया था, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर मुस्लिम इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? भारत का संविधान कब अपनाया गया था? मुझे नहीं मालूम, आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दो, ठीक है ना। इतना सरल क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को कहा है, जो कि बिल्कुल सरल आप लोग कह सकते हो, ठीक है ना। तो एक बात बताना आपको चाहूँ, जो भारत का संविधान है ना, संविधान कब अपनाया गया की बात करी गई है, लागू की बात होती है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। आपको क्या बताना है? अपनाया कब गया था। आपको क्या बताना है? अपनाया कब गया था, वो आपको बताना। 1950 में आपका लागू यहाँ पर किया गया था, आपको अपनाने की बात बतानी है, कब अपनाया गया था, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी, जो कि भारत के पहले एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अंबेडकर साहब जो थे ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। किसके? मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। आइए बात करेंगे आगे के क्वेश्चन की। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? किसका उल्लेख नहीं किया गया है? सरकार के ढांचे का किया गया है, नागरिकों के अधिकार का भी किया गया है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का भी किया गया है, परंतु राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। नहीं वाला आपको बताना ना, तो राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का बी वाला यहाँ पर हो जाएगा। राजनीतिक दलों का भारत के संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आगे क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? धर्म की आज़ादी का भी है, संपत्ति का भी है, संपत्ति का आपके नहीं है, शिक्षा का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है। आपको क्या बताना? नहीं वाला बताना है। तो संपत्ति का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। राइट आंसर यहाँ पर सी वाला यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, सी वाला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? राज्य के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? राज्य के कितने अंग होते हैं? राज्य के 3 अंग होते हैं। तो कौन कौन से अंग होते हैं? एक तो आपका लिख दूं यहाँ पर, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। ये 3 अंग होते हैं किसके? संविधान के। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों? अंतरात्मा संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की अंतरात्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि
शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है। पहला तो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। पहला ही वाला राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा था? वास्को डी गामा ने, इब्न बतूता ने, सेंट मार्टिन ने या शंकराचार्य ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था ये भारत में 700 वर्ष पहले आया था और इसने केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में लिखा था। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आपके पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने केरल की विविधता के बारे में लिखा और मुसलमानों के बारे में लिखा था? तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? इब्न बतूता था। वास्को डी गामा भी केरल में आया था। कहाँ पर आया था? केरल के कालीकट तट पे आया था 1498 में। कब? 1498 में वास्को डी गामा भी केरल में ही आया था। इब्न बतूता भी केरल में आया था, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपको मैंने राइट आंसर बता ही दिया, इब्न बतूता यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर केरल के बारे में बता देता हूँ। आपकी NCERT पुस्तक में केरल से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, क्योंकि NCERT में इसका उल्लेख किया गया है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसालों जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए आकर्षक बना हुआ है। यहाँ पर क्या क्या उगाया जाता है? काली मिर्च, लौंग, इलायची। इन कारण से यहाँ पर व्यापारी लोग खूब आया करते हैं व्यापार करने के उद्देश्य से। अब आपको यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूँगा, है ना। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल में आए। तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो। पहली बात मुख्य तौर पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले केरल में कौन आया था? तो अरबी लोग और यहूदी लोग केरल में सबसे पहले आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारत में 2000 साल पहले ईसाई धर्म का कौन सा गुरु भारत में आया था? तो ईसा मसीह का धर्म गुरु या धर्मदूत कौन था? संत थॉमस, जो कि 2000 साल पहले भारत के केरल राज्य में आया था। पहली बात आपने यहाँ पर समझ ली, अरबी और यहूदी व्यापारी केरल में आए थे, है ना। उसके बाद ईसा मसीह का एक धर्म दूत की बात यहाँ पर मैंने कही है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आगे आपको कराऊंगा, जो कि 2000 साल पहले यहाँ पर आया था। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। किसको जाता है? संत थॉमस को जाता है ईसाई धर्म लाने को। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने यहाँ तक मतलब कि जब तक आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ तो मुझे पता रहता है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए, है ना। क्वेश्चन पूछा गया था कि ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है? तो सेंट थॉमस को जाता है, ठीक है ना। आगे बताया गया है इब्न बतूता के बारे में, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे, बस इतनी 10 लाइनों से, बहुत छोटी छोटी लाइनें यहाँ पर ये दी गई हैं। यहीं से इन्हीं लाइनों से एग्जामिनर ने 8 से 10 क्वेश्चन बना लिए। मात्र 10 लाइनों से 10 क्वेश्चन बना लिए। पहली लाइन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आगे आपको कराऊंगा। इस लाइन से भी एग्जाम में क्वेश्चन करा गया है, ये भी आपको कराऊंगा, है ना। यहाँ से 2 पूछे गए हैं। अरब से व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अपनी यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत थी, यानी कि बहुत इज्जत थी। किसने बताया? इब्न बतूता ने बताया। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी कराया था इब्न बतूता से, है ना। केरल की विविधता और मुस्लिम समुदाय की इज्जत के बारे में इसने बताया है। किसने? इब्न बतूता ने बताया है ना। और आगे इतना आपने इन लाइनों को समझ लिया होगा। वास्को डी गामा की बात कर लेता हूँ। ने जहाज के यहाँ पहुँचा, मतलब कि जहाज से पहुँचा था 1498 में भारत के कालीकट के तट के किनारे, ठीक है। केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म इसमें शामिल किया गया है। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल करते थे वो चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें
चीना वाला कहते हैं, है ना। तलने के लिए लोग बर्तन का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें चीना चट्टी कहते हैं। मछलियों को तला जाता है, भूंजा जाता है तेल में, तो तलने वाले बर्तन को चीना चट्टी कहते हैं चाइना के लोग, है ना। और यहाँ केरल की जमीन कैसी है, उपजाऊ है। उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर चावल किया जाता है अधिक मात्रा में, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। एग्जाम में इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, क्या कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। छोटा तिब्बत लद्दाख है, क्यों है, कैसे है, क्यों कहा जाता है। चलिए आपको समझा देता हूँ, आज के बाद आपको छोटा तिब्बत लद्दाख के बारे में कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझो, सबसे पहले समझो किस कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। भौगोलिक सामीप्य, धार्मिक समानता, भाषाई समानता, समान भोजन। तो आप लोग इसके लिए 3 चीजें हमेशा याद रखोगे। भौगोलिक समाप्य यहाँ पर आप लोग याद मत रखना, क्योंकि लद्दाख का क्षेत्रफल या लद्दाख जो भू क्षेत्र है उसका और जो तिब्बत का, ये दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पर जमीनी समानता नहीं पाई जाती है, बल्कि धार्मिक समानता पाई जाती है, भाषाई समानता पाई जाती है, समान भोजन की समानता पाई जाती है। तो इसी कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। अब आप लोग समझ लो धर्म यहाँ पर कौन कौन सा है। एक तो बौद्ध धर्म यहाँ पर प्रचलित है, लद्दाख में भी प्रचलित है और तिब्बत में भी प्रचलित है। और यहाँ पर इस्लाम, है ना, बौद्ध और इस्लाम, ये 2 धर्म यहाँ पर मुख्य तौर पर, यानी कि मुसलमान लोग और यहाँ पर बौद्ध लोगों की जनसंख्या अधिक रहती है। भाषा भी ये लोग समान बोलते हैं, समान भोजन भी करते हैं, यानी कि जो तिब्बत के लोग ज़्यादातर खाया पिया करते हैं वही लद्दाख के लोग ज़्यादातर खाया पिया करते हैं। तो ये 3 समानताएं पाई जाती हैं, धार्मिक समानता, भाषाई समानता और समान भोजन। भौगोलिक सामीप्य नहीं पाया जाता है। तो BCD यहाँ पर सेकेंड विकल्प में है, इसलिए सेकेंड वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने का कारक है। वाणिज्यिक समझौते, राजनैतिक समझौते, सही विकल्प का चयन करें। केवल ए, दोनों होंगे, बी होगा ना तो ए ना ही बी। राइट आंसर यहाँ पर दोनों हो जाएंगे। एक चीज आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में समझने का प्रयास करोगे, बंगाल है ना, बंगाल प्रांत, पश्चिम बंगाल, वहाँ पर बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा है। क्या है, बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित क्यों हुई, क्या कारण था कि वहाँ के लोग बंगाली बोलने लगे बड़े स्तर पर। तो कारण थे वाणिज्यिक समझौते। जो लोग व्यापारी लोग थे वो बंगाली भाषा का ही प्रयोग करते थे, इसलिए धीरे धीरे बंगाली भाषा ने तेज गति यानी कि विकसित होने लगी थी। और राजनीतिक जो राजनेता थे बड़े बड़े, वो भी बंगाली भाषा का ही प्रयोग किया करते थे, इसलिए बंगाल में बड़े स्तर पर बंगाली भाषा का प्रयोग होने लगा था, ठीक है ना। 2 कारण थे। राइट आंसर आपके दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट, आदिवासियों, इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। जितना आपको बताता चलूं अपने दिमाग में उसको सेव कर लियो, क्योंकि जितना आपको बताऊंगा वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट होगा। आपको कोई भी टीचर ऐसे नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बार बार हर बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन करे जाते हैं। थोड़ा बहुत ऑप्शन में यहाँ पर घुमाव कर दिया जाएगा, यानी कि थोड़ा बहुत चेंज करा जाएगा, क्वेश्चन चेंज करा जाएगा और कुछ नहीं चेंज करा जाएगा, ठीक है ना। तो आदिवासी से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए करते हैं यहाँ पर, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होगा या होता है। इस प्रकार के समूह के प्रति भेदभाव होता है। आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है। भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पर इनको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। अगर यहाँ पर क्या कहा गया है, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए, नाचते गाते हुए रूढ़िबद्ध रूप से, तो रूढ़िबद्ध एक धारणा होती है जो कि हमेशा ही भेदभाव को दर्शाती है। पूर्वाग्रह भी भेदभाव को दर्शाती है, रूढ़िबद्ध धारणाएं भी किसको दर्शाती हैं, भेदभाव को दर्शाती हैं। तो ये क्या दर्शाएंगी, भेदभाव को दर्शाएंगी, ठीक है ना। क्वेश्चन एग्जाम में रूढ़िबद्ध धारणा से पूछा जाता है, पूर्वाग्रह से पूछा जाता है, और स्त्री पुरुष के जो बीच के जो अंतर होते हैं ना सामाजिक, जैसे लड़कियां कोमल होती हैं, मृदु होती हैं, है ना, लड़के रोते नहीं हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आपको ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, है ना, आगे बताऊंगा, अभी सब कुछ बताऊंगा। अगला प्रश्न ये जो है
विविधता यहाँ पर लिखा हुआ है ना, विविधता में एकता का मुहावरा किसने दिया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में अब तक 3 से 4 बार पूछा गया है, वो भी थोड़ा बहुत चेंज करके पूछा गया है क्योंकि एनसीईआरटी में इसको दिया गया है। ठीक है ना, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। विविधता में एकता का मुहावरा चाचा नेहरू ने दिया था। किसने? चाचा नेहरू ने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है ना। आगे यहाँ पर इसी प्रकार से क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। भारतीय राष्ट्र राज्य वर्णन करने के लिए विविधता एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने लिखा। अब इसमें कह दिया क्वेश्चन में किसने लिखा, मतलब कि क्वेश्चन में थोड़ा ही घुमा दिया गया है, परंतु क्वेश्चन तो वही है, विविधता में एकता का मुहावरा किसने दिया। राइट आंसर तो यहाँ पर चाचा नेहरू हो ही जाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग एनसीईआरटी को एक बार देख लो। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग तरह के विश्वास हैं और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया या मुहावरा दिया। तो बस यही लाइन थी एनसीईआरटी की, यहीं से एग्जामिनर ने आप लोगों को पागल बनाया था, है ना, क्योंकि 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है ना, तो इतनी आपको यहाँ पर पता ही चल गया होगा। ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है ताकि कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े आगे। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या होता है। पूर्वाग्रही जो होता है ये नेगेटिव होता है, यानी कि नकारात्मक होता है, अपमानजनक होता है, किसी की बेइज्जती कराने वाला होता है पूर्वाग्रह। यानी कि प्राचीन काल से चली आ रही परंपराएं ही पूर्वाग्रह का रूप धारण कर लेती हैं। उन्हें नकारात्मक रूप से देखना भी पूर्वाग्रह होता है, नकारात्मक रूप से। उन्हें उत्तम या श्रेष्ठ मानना क्या पूर्वाग्रह होगा? नहीं होगा ना, उत्तम मानना नहीं होगा। जो लोग भिन्न उनका अनादर करना, बेइज्जती करना, ये तो पूर्वाग्रह होता है। समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, अनादर करना, नकारात्मक रूप से देखना, ये क्या है? यही तो है पूर्वाग्रही। क्या है? पूर्वाग्रही है। आपका यहाँ पर बी वाला गलत है, बाकी यहाँ पर सभी राइट दिए गए हैं। तो यहाँ पर ए सी डी पहले ही ऑप्शन में दिया गया, इसलिए पहला ही वाला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, छोटा तिब्बत कहा गया है। किसको कहा गया है? मैंने अभी आपको क्या बताया था, लद्दाख बताया था ना। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। 3 कारण मैंने आपको बताए थे। एक कारण क्या था? एक कारण था कि भाषा में यहाँ पर समानता पाई जाती है, भोजन में यहाँ पर क्या पाई जाती है, भोजन में यहाँ पर समानता पाई जाती है, और धर्म में यहाँ पर समानता पाई जाती है। यहाँ पर हिंदू नहीं पाए जाते, हिंदू पाए जाते लेकिन बहुत कम पाए जाते हैं। बौद्ध और मुस्लिम जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। भोजन में समानता पाई जाती है, भाषा भी समान ही बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर लद्दाख को कहते हैं छोटा तिब्बत। ठीक है, आगे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, आगे है विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। विविध समाज के बारे में आपको बताना है, जिसमें संस्कृति और सत्ता में भिन्नताएं मिलती हों, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में भिन्नताएं होती हों, समानताएं पाई जाती हों। वह समाज जिसमें भाषा, धर्म, संस्कृति में भिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका होगा वो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड विकल्प, सी विकल्प, जिसमें भाषा, संस्कृति, कल्चर, धर्म में भिन्न भिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों, तो वो विविध समाज कहलाता है। यानी कि लोगों की भाषाएं भी यहाँ पर अलग अलग हो सकती हैं या समान हो सकती हैं। लोगों की त्यौहार हैं, रीति रिवाज हैं, संस्कृति है, अलग अलग हो सकती है या उसमें समानता भी पाया जा सकता है। जैसे दक्षिण भारत में लोग तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, है ना, ये भाषाएं बोलते हैं। उत्तर भारत में हिंदी बोलते हैं, है ना। कोई पंजाब का पंजाबी बोलता है, हरियाणा का हरियाणवी बोलता है। तो ये भिन्नताएं हैं, कहीं कहीं पर समानताएं पाई जाती हैं, कहीं कहीं पर भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये क्या है? यही तो विविध समाज कहलाता है ना। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर सी विकल्प इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप सभी लोग, है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया सीटेट दिसंबर 2019 में, विविधता में एकता वाला, है ना। कितनी बार पूछा गया आप लोग देख ही पा रहे होगे,
जवाहरलाल नेहरू। अंबेडकर के बारे में आपको बता देता हूँ, ये महार जाति से बिलोंग करते हैं। कौन सी जाति से? महार जाति से संबंधित हैं अंबेडकर जी। और इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया था? अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। ठीक है ना, राइट आंसर पहला विकल्प यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि एक कक्षा गतिविधि के समय, एक्टिविटी के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए हुए, नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? भेदभाव को दिखाता है, प्रगतिशीलता को दिखाता है, पूर्वाग्रह को दिखाता है, या रूढ़िवाद को दिखाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने आपको शुरुआत में ही एक क्वेश्चन कराया था आदिवासियों से संबंधित, उसमें भी कहा गया था रंग बिरंगी कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए, नृत्य करती हुई कोई भी व्यक्ति हो या आदिवासी लोग हों, तो वो क्या दर्शाएंगे? वो भेदभाव को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? भेदभाव को दर्शाते हैं। यहाँ पर ये राइट आंसर थोड़ी ना होगा। ये किसको दर्शाते हैं? भेदभाव को तो दर्शाते हैं। ये व्यवहार क्या दिखाता है? ये व्यवहार दिखाता है रूढ़िवाद। जो रूढ़िवाद होता है ना, रूढ़िवाद दर्शाता है भेदभाव को। रूढ़िवाद दर्शाता है भेदभाव को। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग आदिवासी लोग जो होते हैं ना, उनका कल्चर ही एक प्रकार के होता है कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, सिर पर मुकुट धारण करते हैं, है ना, नृत्य करते हैं। तो उनका ये नेचर होता है। नेचर क्यों बन गया है? क्योंकि वो प्राचीन काल से ऐसा ही करते आ रहे हैं। जो प्राचीन काल से यानी कि पुरानी व्यवस्था से करता ही आ रहा है और वो खांचे में जड़ गया है, मतलब कि वही करेगा, कुछ भी करो वही करेगा, तो वो होता है रूढ़िवाद। जो करता हुआ करता ही चले, वही होता है रूढ़िवाद। आगे आपको बताऊंगा रूढ़िवाद क्या होता है ना, वही होता है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद किसको दर्शाता है? रूढ़िवाद भेदभाव को दर्शाता है। आपको यहाँ पर बताया गया यह व्यवहार क्या दिखाता है? रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, मुकुट लगाए है, तो ये रूढ़िवाद को दिखाता है। किसको? रूढ़िवाद को यहाँ पर दिखाता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रूढ़िवाद। क्या होगा? रूढ़िवाद होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहाँ अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। पंजाब, तमिलनाडु, केरल, लद्दाख, असम, हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना। तो ये लोग जो है ना, ये केरल और लद्दाख है ना, इन क्षेत्रों में आए थे। अरबी और चीन के व्यापारी ये व्यापार करने के उद्देश्य से केरल में भी आए और लद्दाख में भी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? रूढ़िवाद धारणाओं से। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। रूढ़िवाद धारणाओं से। रूढ़िवाद धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति के पास खास गुण व क्षमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने से रोक देती है। तो पहली बात यहाँ पर करेक्ट कही गई है। रूढ़िवाद आखिर होता क्या है, यहाँ पर आप लोग समझ लो। दिक्कत आपको नहीं होगी, सीडीपी में नहीं होगी, ना ही पेडागोजी में होगी। पेडागोजी के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोग समझ लो रूढ़िवाद की परिभाषा क्या होती है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में ही अनोखा होता है, दूसरों से अलग होता है ना, अलग होता है, उसकी क्षमताएं अलग होती हैं, है ना, और उसको इन सभी चीज़ों से देखने से रोकता है। कौन रोकता है? रूढ़िवाद धारणाएं रोकती हैं। ठीक है ना, ये बात करेक्ट कही गई है। रूढ़िवाद धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं, है ना, खांचे में जड़ देती हैं। ये बात भी करेक्ट कही गई है। रूढ़िवाद धारणाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हमें इन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे होते हैं। ये यहाँ पर गलत है। ये बाकी दो यहाँ पर आपके राइट दिए गए हैं, ए और बी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए एंड बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझा देता हूँ लड़के तथा लड़कियों के बारे में, है ना, गर्ल्स के बारे में और आपको बॉयज़ के बारे में यहाँ पर थोड़ी जानकारी प्रदान करा देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो आपको एक या दो देखने को यहीं से मिलेगा। वे बहुत ही सुशील हैं। वे बहुत ही सुशील हैं। लड़के सुशील होते हैं या लड़कियाँ सुशील होती हैं, यहाँ पर आपको बताना है ना। उनका बात करने का तरीका जो है ना, बड़ा सौम्य और मधुर है। किनका होता है? यहाँ पर गर्ल्स की बात करी गई है, यानी कि लड़की की ये बात करी गई है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं। बलिष्ठ कौन होता है? पुरुष के बारे में यहाँ पर ये मतलब कि एक धारणा, पूर्वाग्रह कह लो या रूढ़िवाद धारणा कह लो, ये यहाँ पर कही गई है। किसके बारे में?
ये है बॉय के बारे में, बॉय के बारे में है। बेशरारती हैं, बेशरारती हैं। ये जो शरारती यहाँ पर बताया गया है ये गर्ल्स के बारे में और बॉयज दोनों के बारे में यहाँ पर बताया जा सकता है, ठीक है ना। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण होती हैं, कौन? गर्ल्स होती हैं, यानी कि लड़कियां। वे रोते नहीं हैं, तो लड़के जो होते हैं ना वो रोते नहीं हैं, ऐसा बताया गया है, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। वे उद्यमी हैं, उद्यमी कौन होते हैं? उद्यमी यानी कि नालायक। तो लड़के यानी कि बॉयज के बारे में यहाँ पर कहा गया है। वे खेल में निपुण हैं, खेल में निपुण हैं, ये भी बॉय के बारे में कहा गया है। वे खाना पकाने में निपुण हैं, खाना पकाने में कौन निपुण होगा? गर्ल्स होंगी, यानी कि लड़कियां होंगी, है ना। वे भावुक हैं, यानी कि रोने वाली हैं, रोने वाली कौन होती हैं? लड़कियां होती हैं। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ ना, या तो आप कहोगे कि सर आप ऐसा बोलते हो, है ना। ये मतलब कि यहाँ पर एनसीईआरटी पुस्तक में ऐसा बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पर बताया। वे बहुत ही सुशील हैं, यानी कि लड़कियों के बारे में ये पहला वाला यहाँ पर बताया गया था। तो ये हैं जो बलिष्ठ, शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, लड़के रोते नहीं हैं, ये सब कुछ बताया मैंने, है ना। यहाँ से भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाता है, इसलिए यानी कि पूरे पेपर में चाहे आपसे सीडीपी में पूछ ले, एसएसटी में पूछ ले, लैंग्वेज फर्स्ट या सेकेंड में भी पूछ सकता है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा रूढ़िबद्ध धारणाएं। रूढ़िबद्ध धारणाएं, जब हम सभी लोगों को एक ऐसी छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं। सिर्फ इसलिए ही कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। तो क्या है? ये है यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणा। आगे यहाँ पर है रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचों में जड़ देती हैं। तो यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, मैंने आपको करवाई भी दिया। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ान का काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं, इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में। आगे एक शब्द है दलित। दलित शब्द से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि नीची कही जाने वाली एक जाति है, लोग अपनी पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं। शब्द को अछूत ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब होता है जिसे दबाया गया हो या कुचला गया हो, जिसको महात्मा गांधी ने हरिजन में कन्वर्ट कर दिया था, है ना। ठीक है, इसका अर्थ होता है दबाकर रखा गया हो, जिसको वर्तमान में अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा गया है। कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थल या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच के संबंध में किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपरोक्त कथन पर प्रकाश डाला गया है? क्वेश्चन बड़ा ही लंबा है परंतु बहुत ही सरल है। ये यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर होगा अनुच्छेद 15। जो अनुच्छेद 15 है ना, अनुच्छेद 15 में बताया गया है किसी भी व्यक्ति के साथ नस्ल के आधार पर या धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। ये बताया गया है अनुच्छेद 15 में, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर अनुच्छेद 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 21 की, इसमें जीवन का अधिकार, जीवन का जो अधिकार है, हवा का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, ये सारा का सारा अधिकार अनुच्छेद 21 में समाहित किया गया है। जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। वहीं भेदभाव के खिलाफ किस अनुच्छेद में है? वो अनुच्छेद 15 में है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 15 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है? भारत के संविधान के द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए भारतीय संविधान में किस शब्द का उपयोग किया गया है? राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1, यानी कि आर्टिकल 1 में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है किसी को भी
कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ये कथन कैसा है? करेक्ट कथन है। अगर मैं बात करूं कि इसकी अनुच्छेद जो 23 है, अनुच्छेद जो 23 है उसमें कहा गया है शोषण के विरुद्ध, यानी कि शोषण के मुक्ति के अधिकार बताए गए। 23 में कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हो, ठीक है ना। और अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है? वहीं अनुच्छेद 24 में कहा गया है बाल श्रम। किसके बारे में? बाल श्रम जो होता है, जो 14 वर्षों से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे आप फैक्ट्री में काम जोखिम भरे वाले नहीं करवा सकते हो। ये अनुच्छेद 24 में कहा गया है। वहीं 23 में कहा गया है बंधुआ मजदूरी नहीं करवा पाओगे, यानी कि ये शोषण से मुक्ति के अधिकार बताए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कैसा होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले स्टेटमेंट की। अधिकतर सामाजिक न्याय संबंधित कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट कही गई है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही होंगे और सही व्याख्या भी यहाँ पर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। क्यों सबसे अधिक होती है? लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण, शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण, क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं, गरीब और सामाजिक भेदभाव के कारण। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण जो दलित समाज की जो बेटियां हैं उनको स्कूल छोड़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, यानी कि वो स्कूल छोड़ती हैं, उनकी दर अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि उनको समाज का भेदभाव झेलना पड़ता है, गरीबी भी झेलनी पड़ती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी इस क्वेश्चन का होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, जब संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों की रूपरेखा स्पष्ट की गई है तो उस शासन प्रणाली को कहा जाता है। संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्ति स्पष्ट की गई है तो इस शासन प्रणाली को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संघीय शासन प्रणाली। क्या कहते हैं? संघीय शासन प्रणाली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कहता है इनमें से कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून से संबंधित है? पति पत्नी सहमति से संबंध विच्छेद के लिए आवेदन करते हैं, बहन माता पिता की संपत्ति में अपना हक मांगती है, फागुन के भाई ने उसका पैतृक मकान बिना उसकी अनुमति से बेच दिया, एक लड़की को घर से बस स्टॉप तक जाते हुए लड़कों का एक समूह तंग करता है। आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? फौजदारी कानून। अक्सर दो प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो फौजदारी से पूछा जाएगा, दूसरा दीवानी से पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको ये दोनों चीजें आपको समझा देता हूँ। फौजदारी जो कानून होते हैं ये कैसे कानून होते हैं? यानी कि ये अपराध वाले होते हैं, ये अपराध वाले मामले होते हैं। इनमें क्या क्या शामिल किया गया है? रेप करना या मारपीट करना, क्या करना? किसी को मारना या किसी की हत्या करना, अपहरण करना, ये सारे मामले अपराध की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। जो अपराध वाले मामले होते हैं जैसे रेप, मारपीट, हत्या, किसी का मर्डर करना, है ना, ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये फौजदारी कानून में आते हैं। वहीं जो दीवानी कानून होता है जिसको सिविल लॉ के नाम से जानते हैं, इसमें निजी गलतियां होती हैं व्यक्ति की, ये कोई मर्डर वगैरह नहीं होता है, ना इसमें कोई अपराध होता है। जैसे आपको समझाता हूं, जैसे डिवोर्स, पति पत्नी का विच्छेद यानी कि डिवोर्स, ये कोई अपराध वाला मामला नहीं है, इसे बोलते हैं दीवानी कानून। ये किसका उदाहरण है? पहला विकल्प यहाँ पर है दीवानी का उदाहरण। दूसरा कैसा है? जो बहन है वो अपने माता पिता की संपत्ति में हक मांगती है, संपत्ति में हक मांगना या संपत्ति को बेच देना, ये सारे दीवानी में आते हैं, ये भी दीवानी का मामला हो जाएगा। फागुन के भाई ने उसका पैतृक मकान उसकी अनुमति के बगैर बेच दिया तो ये भी किस में आएगा? ये भी दीवानी में आएगा। परंतु कोई लड़की है उसको बस स्टॉप पर लड़कों का समूह तंग करता है, परेशान करता है, तो ये अपराध है। क्या है? ये अपराध है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर का विकल्प, फौजदारी कानून। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए, सभी लोकतांत्रिक देशों से उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं
वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। ये भी बात करेक्ट कही गई है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर आपके करेक्ट दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक पुस्तक में स्त्रियों को चित्र गृहिणियों एवं घरेलू सहायिकाओं मेड के रूप में तथा पुरुषों के चित्र अभियंताओं एवं पायलटों के रूप में है। इस तरह का चित्रण संभावनीय रूप से बढ़ावा देगा जेंडर सशक्तिकरण का, जेंडर नाटकीकरण का, जेंडर रूढ़िवाद धारणा का या जेंडर समरूपता का। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जेंडर रूढ़िवाद धारणा। एग्जाम में एक क्वेश्चन जेंडर से संबंधित जरूर पूछा जाएगा, वो भी रूढ़िवाद धारणा से पूछा जाएगा। अक्सर महिलाओं के प्रति रूढ़िवाद धारणाएं बनी रहती हैं। जैसे सबसे पहले आप समझ लो रूढ़िवाद क्या होता है। ऐसी धारणाएं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं परंपरा के रूप में। जैसे महिलाएं बहुत कोमल होती हैं, बहुत मृदु स्वभाव की होती हैं, रोने वाली होती हैं। ये क्या है? ये महिलाओं के प्रति कुछ रूढ़िवाद धारणाएं हैं जो कि समाज ने इनको विकसित किया है, ऐसी रूढ़िवाद धारणाओं को। लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं है कि महिलाएं खाना पकाने वाली होती हैं, महिलाएं बच्चों को पालन करने वाली होती हैं। ये क्या है? ये महिलाओं के प्रति रूढ़िवाद धारणा है। परंतु पुरुषों के प्रति बहुत ही कम रूढ़िवाद धारणाओं के उदाहरण देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता ही दिया। जैसे जो महिलाएं हैं, जैसे गृहिणियां हैं या घरेलू सहायिकाएं हैं, उनको मेड के रूप में, मेड का मतलब नौकर के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। जबकि जो पुरुष लोग हैं उनको अभियंता यानी कि हीरो और पायलट के रूप में दिखाया गया है। यानी कि पुरुषों का वर्चस्व यहाँ पर अधिक दिखाया गया है, महिलाओं को नीचा दिखाया गया है, जो कि जेंडर रूढ़िवाद धारणा यहाँ पर बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 10। निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? न्यायाधीश प्रस्तुत प्रमाणों और कानून के अनुसार तय करते हैं कि आरोपी निर्दोष है। ये तो बात करेक्ट कही गई है। न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमों का संचालन करते हैं। ये भी करेक्ट है। जिन मुकदमों में जनता का अंतर्विवेक हिल जाता है उन पर न्यायाधीश शीघ्र ही निर्णय सुना देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी के ऊपर न्यायाधीश का मन हुआ कि इसका जो हृदय है या अंतर्विवेक है वो एकदम टूट गया है, हिल गया है, तो उस पर वो जल्दी से निर्णय सुना दे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत है और ये दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ए और बी। ए बी 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। किसी देश में प्रजातंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है? नियमित रूप से चुनाव का आयोजन, करेक्ट होगा। निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। जागरूक जनमत यानी कि जागरूक जनता भी होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। समर्पित नौकरशाही, ये तो गलत है। नौकरशाही तो गलत होती ही है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए बी सी। ए बी सी किसमें है? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड विकल्प ए बी सी। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत में 60% परिवार खेतीहर मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं। गांव में सीमित आय उपार्जन के अवसरों के चलते खेतीहर मजदूर दूरवर्ती स्थानों पर प्रवास करते हैं। किसानों से नियमित रोजगार की चाहत में खेतीहर मजदूर बाजार में प्रचलित वेतन से कम वेतन स्वीकार करते हैं। करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए आपको बताते हैं। भारत में 60%, ये गलत है। कितने प्रतिशत होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए 4.6 यानी कि 54.6% जो जनसंख्या है, जनसंख्या नहीं जो मजदूर हैं, खेतीहर मजदूर हैं, वो काम कर रहे हैं। 54.5 आप इसको कह सकते हो लगभग। ठीक है ना, 60 यहाँ पर गलत दिया गया है, इसलिए पहला कथन यहाँ पर आपका गलत होगा। और 2 आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, इसलिए बी सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये 2 कैसे सही हैं उसको आप सबसे पहले समझ लो। गांव में सीमित आय उपार्जन के अवसर हैं, यानी कि जो गांव होता है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, वहां आय के स्रोत कैसे होते? बहुत कम होते हैं। लोगों को काम जल्दी मिलता नहीं है गांव में, ठीक है ना। तभी काम मिलता है जब खेतों में कुछ काम होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, खेती करने के लिए किसी दूसरे स्थानों पर ये लोग चले जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं मजदूरी के चलते हुए। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है। किसानों से नियमित रोजगार की चाहत में खेतीहर मजदूर बाजार में जो प्रचलित वेतन है उस वेतन से
कम वेतन पर भी ये काम करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए बी सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्रामीण भारत में जीवन के बारे में राइट है? किसके बारे में? ग्रामीण भारत के जीवन के बारे में। भारत में कुल किसानों में लगभग हर 5वें में से 4 बड़े किसान हैं। ये तो गलत कहा गया है। क्या कहा गया है? हर 5वें में से 4 बड़े किसान नहीं हैं, परंतु 5 में से 1 बड़ा हो सकता है। 5 में से दोस्तों 1 बड़ा हो सकता है, ना कि 4-5 में से 4 बड़े हो सकते हैं। ये गलत बात कही गई है। भारत में सिर्फ 20% शायद ही बड़े किसान हैं। आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में बताया गया है। भारत में किसानों को जब अपेक्षित पैदावारी नहीं मिलती है, तब वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। जब वो कर्ज नहीं चुका पाते तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ से बार बार पूछा जाता है, आत्महत्या किसान क्यों करते हैं? क्योंकि ये कर्जा नहीं चुका पाते हैं। कर्ज किन से ये लेते हैं? ये साहूकार से लेते हैं। जो बड़े बड़े जो होते हैं ना साहूकार लोग, उनसे ये कर लेते हैं। ये बैंकों से बहुत कम कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है छोटे किसान अपनी ऋण संबंधित जरूरतों के लिए मुख्यतः बैंकों पर आश्रित होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत बोली गई है। मुख्यतः बैंकों पर, वो बैंक तो एक बार कर देगी, बार बार थोड़ी ना उनको ऋण देगा, है ना। तो एक बार मुश्किल से बैंक दे पाती है। ये लोग साहूकार बड़े बड़े जमींदारों से कर लेते हैं और ये कर दे नहीं पाते हैं। कर का मतलब ऋण लेते हैं उधार, ठीक है ना। इनको चुका नहीं पाते हैं तो ये आत्महत्या कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा होगा? पहला तो यहाँ पर गलत हो ही गया, और यहाँ पर सी भी यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि मुख्यतः बैंकों पर ये आश्रित नहीं रहते हैं, साहूकारों पर आश्रित रहते हैं। केवल बी यहाँ पर करेक्ट होगा। केवल बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार व्यवस्था को चुना गया है? राष्ट्रपति एवं एकात्मक ऐकिक, संसदीय एवं संघीय, राष्ट्रपति एवं संघीय, संसदीय एवं एकात्मक। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा संसदीय एवं संघीय। जो शासन प्रणाली है भारत ने इसको अपनाया, संसदीय और संघीय। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से कारक क्षेत्र की विविधता पर असर या प्रभाव डालते हैं? सबसे पहले भिन्न खान पान और कपड़ों की आदतें, समान धर्मों का पालन, लोगों द्वारा अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में सामंजस्य बैठाना। क्या पूछा है? विविधता पर असर या प्रभाव डालते हैं। इस क्वेश्चन को तभी आप कर पाओगे जब आपको पता होना चाहिए आखिर विविधता क्या होती है। चलिए आपको बताते हैं। विविधता एक ऐसा शब्द है, एक सम्मानीय शब्द है, ना कि नकारात्मक है। विविधता कोई भी भेदभाव को नहीं दर्शाती है। सबसे पहले आपको याद कर लेना है, विविधता भेदभाव को नहीं दर्शाती है। विविधता किसको कहते हैं? जैसे लोगों के धर्म अलग अलग हो सकते हैं, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध या जैन हो सकता है। ये क्या है? ये विविधता है। लोगों के जो भाषाएं हैं वो भी अलग हो सकती हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, ये भी क्या है? ये भी विविधता है। लोगों के जो पकवान है, जो भोजन है, वे भी अलग हो सकते हैं। ये क्या है? ये विविधता है। कपड़े भी अलग हो सकते हैं। ये क्या है? विविधता है। भाषाई क्षेत्र भी अलग हो सकते हैं। ये क्या है? विविधता है। तो यही विविधता कहलाती है। अब आते हैं विकल्पों पर। भिन्न खान पान और कपड़ों की आदतें, ये क्या है? विविधता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये प्रभाव डालेगी, बिल्कुल डालेगी। समान धर्मों का पालन, अगर कोई व्यक्ति या संपूर्ण भारत जो है ये अगर समान धर्म को अपना ले, सिर्फ हिंदू धर्म को अपना ले, क्या ये विविधता कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। विविधता तभी कहलाएगी जो धर्म में विविधताएं हों, यानी कि कोई का धर्म अलग हो, कोई का धर्म अलग हो, यानी कि अलग अलग धर्म होंगे तभी विविधता कहलाएगी। तो समान धर्मों का पालन ये विविधता का उदाहरण यहाँ पर नहीं है। ये यहाँ पर क्या होगा? गलत होगा, पहला राइट होगा। लोगों द्वारा अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में सामंजस्य बैठना, ये भी करेक्ट आंसर होगा। कोई लोग गुजरात में रहता, वहाँ की भाषा अलग बोलता है, कोई बिहार में रहता, वहाँ की भाषा अलग बोलता है। तो ये अलग अलग क्षेत्र हुए ना, वहाँ लोग भी अलग अलग हुए। खाना खाने का तरीका भी उन लोगों का अलग होगा, पहनावा भी अलग उन लोगों का होगा, बोलने की भाषा भी अलग अलग होगी। तो ये क्या होगा? ये विविधता होगी। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट होगा। बी को छोड़कर सभी यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी यहाँ पर कौन सा होगा? ए और सी, 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
16 नंबर का क्वेश्चन कहता है वक्तव्य ए और बी के आधार पर सही विकल्प चुनें। केरल में लोग अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म। केरल के जो लोग हैं यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। सदा से केरल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और व्यापारियों का आकर्षण केंद्र रहा। ये भी बात यहाँ पर करेक्ट कही गई है। दोनों कथन यहाँ पर कैसे होंगे, राइट हो जाएंगे और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। क्या करते हैं, सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? प्रतिनिधि के रूप में एक तंत्रीय, राजतंत्र या लोकतांत्रिक? लेसेस फेयर करेक्ट आंसर होगा प्रतिनिधि के रूप में। तो जो लोकतांत्रिक सरकार है, डेमोक्रेसी सरकार है, उसी को प्रतिनिधि के रूप में आमतौर पर जाना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निर्मल एक नीलामी में 3 बजे जाता है और बड़ी मात्रा में सब्जियां खरीदता है, वह फिर उन्हें आसपास के सब्जी विक्रेताओं को बेच देता है। वह किस प्रकार का व्यापारी है? तो ये कैसा है, ये थोक व्यापारी है। ठीक है ना, थोक व्यापारी है। तो ये सुबह जल्दी से उठ जाता है निर्मल, तो ये बहुत सारी बड़ी मात्रा में क्या करता है, सब्जियां खरीद लेता है और बाजार में इनको क्या करता है, बेच देता है। तो ये थोक व्यापारी कहलाता है। कैसा व्यापारी? थोक व्यापारी कहलाता है। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कहता है कि कक्षा में अध्यापक द्वारा भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों की समानता स्वीकारता है। विषय पर चर्चा के दौरान यहाँ पर कौन सा उदाहरण उपयुक्त माना जाएगा, आपको बताना है। किस टॉपिक पे है? समानता। समानता, ठीक है ना। विधानसभा मतदान के लिए व्यक्तियों का पंक्तियों में खड़ा होना, खचाखच भरे हुए स्टेडियम में लोगों का राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मनोबल बढ़ाना, सरकारी अस्पताल के सामने लोगों का पंक्तिवत खड़े होना, लोगों का सिनेमा की टिकट खरीदने के लिए पंक्तिवत खड़े होना। यहाँ पर आपको क्या करना है, भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों की समानता को स्वीकारता है। इसका उदाहरण सबसे बढ़िया वाला पहले ही ऑप्शन हो जाएगा, विधानसभा मतदान के लिए व्यक्तियों का पंक्तियों में खड़े होना। अब आपको यहाँ पर बताना है समानता को स्वीकारता है भारत का संविधान सभी व्यक्तियों को, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है समानता? ये बताया गया है आर्टिकल 14 में। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, समानता को स्वीकारता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर सच्चर ने। किसने? आर सच्चर ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए एक समिति बनाई थी। ठीक है ना, उस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? आर सच्चर ने उस समिति की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस मांग के लिए शुरू हुआ था? ये किस लिए शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के समान अधिकारों और नस्लीय भेदभाव को मिटाने के लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर 4 विकल्प इस क्वेश्चन का होगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कहता है कि अभिकथन और कारण से संबंधित है। कई राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और संचालित स्कूलों, विद्यालयों और कॉलेज महाविद्यालयों की आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। ऐसे कई राज्य हैं जो कि अल्पसंख्यकों के जो स्कूल या कॉलेज हैं उनकी आर्थिक मदद करते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। कारण भी बताया गया है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रावधान राज्यों द्वारा विविधता के पोषण को दर्शाता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कानून भी बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा जो अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद जो 29 है उसमें क्या बताया गया है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का संरक्षण, यानी कि सुरक्षा या अल्पसंख्यकों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में बताया गया है। यहाँ पर आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे, सही व्याख्या भी यहाँ पर हो जाएगी। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है
यहाँ पर है का निर्माण हमें व्यक्ति विशिष्ट की दक्षताओं एवं विशेषताओं की पहचान करने से रोकता है। साथ ही साथ ये व्यक्ति में विभिन्न विशिष्टताओं के विकास को भी अवरुद्ध करता है। पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध धारणाएं, असमानता या भेदभाव। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा रूढ़िबद्ध धारणाएं जो हैं वो व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं या उसके अंदर जितनी भी विशेषताएं हैं उनको आगे बढ़ने से रोकता है, अवरुद्ध करता है। कौन? रूढ़िबद्ध धारणाएं। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। संसदीय शासन पद्धति में कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट कही गई है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये तो गलत यहाँ पर कहा गया है, बल्कि होती है उत्तरदायित्व। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही है और बी गलत है। अब आपको यहाँ पर बताता हूँ, क्या बताता हूँ, कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। चलिए समझ लो आप एक बार। यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति आता है, उपाध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे के सारे कार्यपालिका में आ जाते हैं। वहीं विधायिका जिसको संसद बोलते हैं, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना, ये आपके आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आपको चीज मैं बताने वाला हूँ, कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका की जवाबदेही को तय कौन करता है? विधायिका तय करती है। ठीक है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू कौन करती है? कार्यपालिका इसको लागू करती है। अब आपको बताना है कानून कौन बनाता है और कानून को लागू कौन करता है। कानून बनाता है विधायिका, लागू कौन करता है? कार्यपालिका इसको लागू करता है। अब आपने इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ लिया होगा, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड विकल्प होगा। चलिए आगे बात करेंगे। लोकतंत्र में गतिवाद प्रतिबिंबित होता है। सरकार द्वारा नए नए कानून तथा योजनाओं और कार्यक्रमों को चलाने से गतिवाद यानी कि कोई चीज गति कर रही है, आप समझ सकते हो। लोकतंत्र कैसा है? एक गतिमान है, यानी कि निरंतर परिवर्तनशील कह सकते हो आप इसको। कैसे परिवर्तनशील है? नए नए कानून बनाए जाते हैं समय समय पर और नई नई योजनाएं भी लागू की जाती हैं, इसलिए लोकतंत्र कैसा है? गतिवाद है। ये बात करेक्ट कही गई है। विभिन्न सामाजिक व आर्थिक समस्याओं पर लोगों द्वारा आंदोलन भी आयोजित किए जाते हैं समय समय पर, यह भी करेक्ट है। यहाँ पर दोनों कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, लोकतंत्र सरकार के अन्य स्वरूपों से एक बेहतर स्वरूप है क्योंकि यह लोगों के प्रति उत्तरदायी है, यह प्रातिनिधिक सरकार है, यह प्रत्यक्ष रूप से लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करती है। लोकतंत्र जो सरकार होती है वो प्रत्यक्ष रूप से लोगों की सारी जरूरतों को पूरा नहीं करती, ये बात गलत है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए और बी होंगे। ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए संचार मीडिया को संतुलित व स्वतंत्र समाचार उपलब्ध कराने चाहिए। बिल्कुल सही बात कही गई है। निष्पक्ष रूप से मीडिया को स्वतंत्र समाचार उपलब्ध कराने चाहिए। कारण, अधिकांश संचार माध्यमों मीडिया जैसे टीवी या समाचार पत्रों पर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों का स्वामित्व होता है। जैसे जो बड़े बड़े जो क्या हैं, जो टेलीविजन में जो न्यूज़ आते हैं ना, संचार माध्यम से, मीडिया जैसे टीवी है, समाचार पत्र हैं, तो इन पर किनका स्वामित्व होता है? बड़े बड़े व्यापारिक या प्रतिष्ठानों का यहाँ पर स्वामित्व होता है। ये भी सही कहा गया है, परंतु कारण इसका सही नहीं है। कारण यहाँ पर सही नहीं है। कथन तो दोनों सही है, परंतु कारण यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन, शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत का अर्थ है। शक्तियों के बंटवारे का, सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम का उत्तरदायित्व या भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। शक्तियों के बंटवारे का जो सिद्धांत है वो कहता है कि सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये बात कैसी है? ये बात एकदम करेक्ट है। सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम का उत्तरदायित्व
या भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। ये भी सही कहा गया है। दोनों आपके यहाँ पर कैसे होंगे? दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है, वही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। यहाँ पर करेक्ट कहा गया है, धर्म को मान्यता नहीं प्रदान करता है, ये गलत है। जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है वो सभी धर्मों को मानता है, कोई एक धर्म को विशिष्टता नहीं देता है, केवल एक धर्म का पालन करता है, नहीं, वो सभी धर्मों को समान मानता है। धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखता है, नहीं, ये भी यहाँ पर गलत होगा। केवल और केवल ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य के ऊपर सौंपा गया है जो निर्धनता, गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते हैं? यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अनुच्छेद 39, यहाँ पर 39 लिखा हुआ है। कितना? अनुच्छेद 39 कहता है कि, क्या कहता है? ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार के ऊपर सौंपा जाता है जो निर्धनता या निर्धन हो या गरीब हो या किसी कारण से वकील नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना? ये अनुच्छेद कितने में कहा गया है? 39 में कहा गया है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अन्यथा यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर देना 4-5 लोगों के साथ और वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।